नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय समाज की जटिलताओं जैसे कि जाति व्यवस्था, ग्रामीण ढांचा और हमारी परंपराओं को समझने के लिए किन विद्वानों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन दिग्गज भारतीय समाजशास्त्रियों की जिन्होंने न केवल समाज का अध्ययन किया बल्कि उसे समझने के लिए एक नए सिद्धांत और नजरिए दिए। चाहे वह जीएस घुरिये हो, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, या एमएन श्रीनिवास जिन्होंने संस्कृतिकरण जैसी क्रांतिकारी अवधारणा दी। हम जानेंगे कि बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का असली आधार क्या है और इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी को किस तरह परिभाषित किया है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे वह यूजीसी नेट जेआरएफ हो या टीजीटी पीजीटी या फिर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है। उन सभी एग्ज़ामों में यह टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए इसके हम क्वेश्चंस के साथ आंसर को एक्सप्लेन करते जाएंगे और आप ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें कि एक्सप्लेनेशन के अंदर से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पर्पज से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय समाजशास्त्री को भारतीय समाज का जनक माना जाता है और जिन्होंने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक लिखी? ऑप्शंस है डीपी मुखर्जी, बी आर के मुखर्जी, सी एमएन श्रीनिवासन या डी जीएस घुरिये। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है जीएस घुरिये। जीएस घुरिये का पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरे है, जिन्होंने को भारतीय समाजशास्त्र का पितामह भी माना जाता है। एक क्वेश्चन इसमें ये बन जाते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र का पितामह किसे माना जाता है। एक तो हमें पता है कि समाजशास्त्र का पितामह या जनक अगस्त कॉम्ट को कहते हैं, लेकिन भारतीय समाजशास्त्र का जनक जीएस घुरिये को माना जाता है। इनकी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया किस टॉपिक्स पे लिखी गई है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये बनती है कि इनकी पुस्तक कौन सी टॉपिक पे लिखी गई है। तो इनकी पुस्तक कास्ट रेस इन इंडिया जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक और न्यू वंश विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए एक आधारभूत ग्रंथ है। तो इसी से दूसरे क्वेश्चंस आपके बनकर ये आते हैं कि जीएस घुरिये ने अपने अध्ययन में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐतिहासिक और न्यू वंश विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए एक आधारभूत ग्रंथ है, तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है एमएन श्रीनिवासन द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की अवधारणा का मुख्य अर्थ क्या है। मुख्य अर्थ क्या है तो जानेंगे। निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाज और जीवन पद्धति का अनुकरण करना, धार्मिक ग्रंथों का केवल संस्कृत में अध्ययन करना, सी ग्रामीण लोगों का शहर की ओर पलायन करना, या डी उच्च जातियों के लोगों द्वारा पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए, निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाजों और जीवन पद्धति का अनुकरण करना। इसको अलग तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 में जो ऑप्शन दिया गया है, ये अनुकरण कौन सी अवधारणा में बताई गई है, तो आप यहाँ पे संस्कृतिकरण कह सकते हैं। और इसको हम समझ लेते हैं। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपनी प्रथाओं, अनुष्ठानों और जीवन जीने के तरीकों को उच्च या द्विजाति अक्सर ब्राह्मण की दिशा में बदल देती है, ताकि सामाजिक पद अनुक्रम में उच्च स्थिति प्राप्त की जा सके। तो मेन पर्पस संस्कृतिकरण का उद्देश्य क्या होता है कि निम्न जातियों का सामाजिक पद अनुक्रम में, मतलब स्टेटस में, उसकी स्थिति अपनी जाति से ऊपर हो जाती है। तो उनका मेन पर्पस संस्कृतिकरण में यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया और खुद को मार्क्स विज्ञानी यानी मैक्सोलॉजिस्ट कहा? ए एस.सी. दुबे, बी योगेंद्र सिंह, सी डीपी मुखर्जी या डी इरावती कर्वे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर डीपी मुखर्जी।
डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवादी विचारधारा को भारतीय परंपराओं के संदर्भ में अपनाया और उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए परंपरा आधुनिकता के बीच द्वंद्वात्मक संघर्ष के अध्ययन पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? द्वंद्वात्मक संघर्ष पर बल दिया है। तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है, क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि डॉक्टर डीपी मुखर्जी ने अपने अध्ययन में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है जिसका आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को इन्होंने अपनाया है अपने अध्ययन पद्धति में। कौन सी पद्धति अपनाई है इन्होंने? तो द्वंद्वात्मक और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है डीपी मुखर्जी ने अपने अध्ययन पद्धति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। कर्वे के अनुसार इरावती कर्वे की प्रसिद्ध पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किस विषय पर आधारित है? ए. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी, शब्दावली और विवाह के नियम। बी. भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास। सी. भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। या डी. भारत में राजनीतिक दलों का विश्लेषण। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर का जवाब दीजिए और चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इरावती कर्वे ने इस पुस्तक में भारत को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर 4 क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में विभाजित किया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाते हैं कि इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक में भारत को कितने भाषाओं में बांटा है? तो 4 आधार पर बांटा है, क्षेत्रों में 4 क्षेत्रों के आधार पर बांटा है और वहाँ की नातेदारी प्रणालियाँ और विवाह के नियमों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ जाते हैं कि इरावती कर्वे ने जो नातेदारी, शब्दावली या विवाह के नियम का जो अध्ययन किया है, उन्होंने कौन सी पद्धति का अध्ययन पद्धति का चुनाव किया था उसमें? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुलनात्मक पद्धति का उन्होंने अपने अध्ययन पद्धति में चुनाव किया था। इसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति चूज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें कि इससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं वो भी साथ साथ आपके तैयार होते जाएं। नंबर 5, एम.एन. श्रीनिवासन ने प्रबल जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा के लिए कौन सा लक्षण आवश्यक नहीं माना है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको हाईलाइट आवश्यक नहीं माना है। जनरली पूछा जाता है कि माना है, तो यहाँ पर ये उल्टा क्वेश्चंस में है, नहीं माना है, इस पे हाईलाइट किया जा रहा है। ए है संख्यात्मक बल, बी केवल अंग्रेजी बोलने की क्षमता, सी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, या डी उच्च धार्मिक और अनुष्ठानिक स्थिति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केवल अंग्रेजी बोलने की क्षमता। श्रीनिवासन के अनुसार प्रबल जाति, जिसे कि प्रभु जाति के नाम से इन्होंने कहा है, तो प्रभु जाति के लिए, प्रबल जाति के लिए संख्यात्मक बल, वरीयवादी, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, विशेषकर भूमि स्वामित्व और उच्च धार्मिक स्थिति आवश्यक है, न कि केवल अंग्रेजी बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राधा कमल मुखर्जी ने किस विषय को समाजशास्त्र के केंद्र में रखने का प्रयास किया है? ए जनसांख्यिकी, बी अपराध शास्त्र, सी मूल्यों का समाजशास्त्र, या डी नगरीय नियोजन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, मूल्यों का समाजशास्त्र। राधा कमल मुखर्जी का मानना था कि समाज केवल आर्थिक संबंधों से नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों और नैतिकता से बंधा होता है। उन्होंने समाजशास्त्र को पारिस्थितिकी और मूल्यों के एकीकरण के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.आर. देसाई ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए, देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि ए.आर. देसाई ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस पद्धति को अपनाया है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, इरावती कर्वे ने तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है, फिर ये यहाँ पर हमारा था डीपी मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक और मार्क्सवादी पद्धति को अपनाया है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं कि राधा कमल मुखर्जी ने किस विषय का हो चुका है। नंबर 7
AR देसाई ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया है? A. प्रकारवाद, B. सांस्कृतिक विज्ञान, C. मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या D. प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन C, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। अक्षय रमन लाल देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद और समाज के अध्ययन के लिए, अब AR देसाई का पूरा नाम है अक्षय रमन लाल देसाई, ने भारतीय राष्ट्रवाद और समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद और मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषण का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं नंबर 8। योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण कैसी प्रक्रिया है? केवल तकनीकी विकास, B. विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण, C. परंपरा और आधुनिकता के बीच एक निरंतरता या D. परंपराओं का पूरी तरह से खत्म होना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसके PDF चाहते हैं और साथ ही जो मैं आंसर बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, उसको भी लिखा हुआ एक्सप्लेन आपको लिखा हुआ चाहिए, तो वो सब आपको PDF में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में अवश्य PDF के लिए लिखें, तो मैं आपको PDF बता दूंगी कि कौन से चैनल पे आपको PDF मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। केवल तकनीकी विकास, B. विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण, C. परंपरा और आधुनिकता के बीच एक निरंतरता या D. परंपरा का पूरी तरह से खत्म होना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, परंपरा और आधुनिकता का पूरी तरह से खत्म होना। योगेंद्र सिंह का तर्क है कि आधुनिकीकरण का मतलब परंपराओं का पूरी तरह से खत्म होना नहीं है, बल्कि भारतीय परंपराएं आधुनिक मूल्यों के साथ अनुकूलन करती है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किस समाजशास्त्री ने अनुसूचित जातियों को पिछड़े हिंदू, बैकवर्ड हिंदूज कहा था? A. G.S. घुरिये, B. N.K. बोस, C. B.R. अम्बेडकर या D. वेरियर एल्विन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, G.S. घुरिये। घुरिये का मानना था कि जनजातियां मुख्य हिंदू समाज से अलग नहीं हैं, बल्कि वे हिंदू समाज के वे हिस्से हैं जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं। इसीलिए इन्होंने अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। S.C. दुबे ने अपने अध्ययन इंडियन विलेज 1955 के लिए किस गांव का अध्ययन किया? किशनगढ़ी, B. समीरपेट, C. रामपुरा या D. श्रीपुरम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, समीरपेट। S.C. दुबे, जिनका कि पूरा नाम है श्यामा चरण दुबे, ने हैदराबाद के पास स्थित समीरपेट गांव का गहन अध्ययन किया, जो भारतीय ग्रामीण संरचना को समझने के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। B.R. अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का आधार क्या है? A. पवित्रता और अपवित्रता की धारणा, B. श्रेणीबद्ध असमानता और अंतर्विवाह, C. आर्थिक सहयोग या D. श्रम का विभाजन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन B, श्रेणीबद्ध असमानता और अंतर्विवाह। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार उच्च जाति व्यवस्था न केवल श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है, जो उच्च नीच के पदानुक्रम और अपनी ही जाति में विवाह करने की कठोरता पर टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किस समाजशास्त्री ने लघु परंपरा और बृहत परंपरा की अवधारणाओं का प्रयोग भारतीय ग्रामीण समाज के संदर्भ में किया है?
ए एम एन श्रीनिवास, बी टी के उमन, सी मैकिम मैरिट या डी एन मजूमदार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैकिम मैरिट। मैकिम मैरिट ने दर्शाया है कि कैसे ग्रामीण स्तर की स्थानीय परंपराएं, लघु और शास्त्र सम्मत अखिल भारतीय परंपराएं बृहत आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। एम एन श्रीनिवास ने धर्म और समाज के अध्ययन के लिए किस समुदाय का फील्ड वर्क किया है? ए पंजाब में सिख, बी दक्षिण भारत के कुर्ग, सी केरल के नायर या डी उत्तर भारत के ब्राह्मण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण भारत के कुर्ग। एम एस श्रीनिवासन ने दक्षिण भारत के कुर्ग का अध्ययन किया है। इसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिलेशन एंड सोसाइटी अमंग द कॉर्गेस ऑफ साउथ इंडिया लिखी है, जहां से संस्कृतिकरण की अवधारणाओं का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्रियों का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? ए पश्चिमी सिद्धांतों की नकल करना, बी परंपराओं का अध्ययन करना, सी राजनीति में सक्रिय भाग लेना या डी केवल सांख्यिकी डेटा एकत्र करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परंपराओं का अध्ययन करना। मुखर्जी का मानना था कि भारतीय समाजशास्त्री तब तक समाज को नहीं समझ सकते जब तक कि वे अपनी जड़ों और परंपराओं को गहराई से न समझें, क्योंकि भारत का विकास अपनी परंपराओं के साथ संघर्ष से ही संभव है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बेते ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर में किस सामाजिक ढांचे के बदलाव का वर्णन किया है? ए बंद सामाजिक व्यवस्था से खुली व्यवस्था की ओर संक्रमण, बी कृषि से उद्योग की ओर बदलाव, सी धार्मिक कट्टरता का उदय या डी संयुक्त परिवार का टूटना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बेटे ने तमिलनाडु के एक गांव श्रीपुरम के माध्यम से दिखाया कि कैसे शक्ति अब केवल ऊंची जाति के पास नहीं रही, बल्कि जाति, वर्ग और राजनीति के अलग होने से व्यवस्था अधिक खुली हुई है। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चंस ये निकलते हैं कि आंद्रे बेते ने किस गांव का अध्ययन किया? तो इन्होंने तमिलनाडु के गांव श्रीपुरम का अध्ययन किया था और इन्होंने बंद सामाजिक व्यवस्था से खुली व्यवस्था की ओर संक्रमण टॉपिक्स पे अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जीएस घुरिये द्वारा स्थापित उस संस्था का नाम क्या है जिसने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, बी एशियाटिक सोसाइटी, सी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी या डी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। घुरे ने 1951 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जो भारत के समाजशास्त्र के पेशेवर विकास के लिए प्रमुख संस्था है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने सोशल इकोलॉजी के अंतर्गत क्या तर्क दिए? ए पर्यावरण और समाज के बीच कोई संबंध नहीं है, बी मानव समाज और उनकी परिस्थितिकी एक दूसरे को प्रभावित करती है, सी केवल जंगल में रहने वाले लोग ही पारिस्थितिकी का हिस्सा है या डी प्रौद्योगिकी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुकी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य और उसका प्राकृतिक पर्यावरण एक अटूट संबंध में है, जहां समाज का ढांचा क्षेत्रीय भूगोल और पारिस्थितिकी से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस भारतीय समाजशास्त्र ने परंपरा की व्याख्या स्मृति के रूप में की और इसे सामाजिक निरंतरता का आधार माना? ए आंद्रे बेते, बी एम एन श्रीनिवासन, सी
AR देसाई और D DP मुखर्जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन D DP मुखर्जी। DP मुखर्जी परंपरा को केवल पुरानी वस्तु नहीं मानते थे, बल्कि उसे स्मृति और अनुभव के संचय के रूप में देखते थे, जो कि समाज को जोड़े रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19। अक्षय रमनलाल देसाई, जिनका AR देसाई के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, की पुस्तक स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया किस पक्ष की आलोचना करती है? A जनसंख्या वृद्धि, B पारंपरिक शिक्षा, C पूंजीवादी राज की प्रकृति या D धर्मनिरपेक्षता का अभाव। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन C पूंजीवादी राज की प्रकृति। एक मार्क्सवादी होने के नाते देसाई ने तर्क दिया कि भारतीय राज्य मुख्य रूप से पूंजीपति वर्गों के हितों की रक्षा करता है और गरीबी की स्थिति में सुधार करने में विकल्प रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। MN श्रीनिवासन ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहा है? A सभी धर्मों का एक हो जाना, B धर्म का पूरी तरह अंत हो जाएगा, C धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व में कमी और तर्कशीलता में वृद्धि या D मंदिरों की संख्या में वृद्धि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C धार्मिक अनुष्ठान के महत्व में कमी और तर्कशीलता में वृद्धि। श्रीनिवासन के अनुसार आधुनिकीकरण के प्रभाव से लोगों के जीवन में पारंपरिक धार्मिक कर्मकांडों की पकड़ ढीली होती है और वो अधिक तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो ये थे आपके पूरे क्वेश्चंस भारतीय समाजशास्त्रीय टॉपिक्स पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, भारतीय समाजशास्त्र के कुछ चमकते सितारे जिन्होंने हमें अपने समाज की गहराई को समझने में मदद की। उम्मीद है यह जानकारी आपकी परीक्षा और ज्ञान के लिए उपयोगी रहेगी और आप हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही इसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसके जवाब आपको आते थे। तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।